नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज खबरों को खबरदार के लेंस से देखने से पहले ही हम आपको जरा हैदराबाद में क्या हुआ है उसकी खबर दे देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और हैदराबाद में ये जो चुनाव हुए थे उसके प्रभारी भूपेंद्र यादव इस समय हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है और बहुत बधाई आपको। बिहार जीत लेने के बाद जब हैदराबाद के इन निगम चुनावों के लिए आपको वहां पर भेजा गया था भूपेंद्र जी, तो बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन आपने साबित किया कि नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, उनके सचिन तेंदुलकर आप ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सारी पार्टी टीम वर्क के रूप में काम करती है और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके प्रति जनता का विश्वास है। भूपेंद्र जी, चूंकि भाग्य नगर की बात उठाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, आज भाग्य आप लोगों का तो वहां पर चमक गया है, लेकिन टीआरएस भी उतनी ही खुश है कि सबसे बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। एआईएमआईएम खुश है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रदर्शन बेहतर करने के बावजूद नंबर 2 पर है। लग रहा है भाग्य नगर बनने का मामला तो अभी देखिए, टीआरएस के 99 कॉरपोरेटर्स थे, अब वो टीआरएस के 99 से कम होकर के 56 के करीब रह गए हैं। अब वो किस बात पे खुश हैं ये तो उन्हीं से पूछिए। अगर इस बात पे वो खुश हैं कि आज तेलंगाना की जनता ने उनके प्रति अविश्वास किया है, उनको मॉरली डिफीट हुई है, और हमने चुनाव में कहा था ये चुनाव डायनेस्टी वर्सेस डेमोक्रेसी का है। तेलंगाना की जनता की जिस भावना को लेकर के केसीआर बड़े बहुमत के साथ आए थे, आज जनता ने उनको नकारना शुरू किया है और अल्टरनेटिव राजनीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की गुड गवर्नेंस की राजनीति पर लोगों ने मोहर लगाई है। लेकिन चूंकि फैसला बड़ा मिला जुला सा है, इसीलिए कैच 22 सिचुएशन हो गया है कि आप किस तरफ जाएंगे, मेयर कैसे बनेगा वहां पर, टीआरएस या एआईएमआईएम, किसी के साथ तो जाना होगा। देखिए, हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा ये मानना है कि हम एक तरफ टीआरएस की करप्ट गवर्नेंस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम एमआईएम के भी कम्युनलिज्म के कार्ड के एकदम खिलाफ थे। और इस चुनाव में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली टीआरएस और एमआईएम का गठजोड़ काम कर रहा था। दोनों ने बहुत टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़ा। जनता ने दोनों को ही कम करने का काम किया है, और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी भूमिका मिलेगी, हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता हैदराबाद के नागरिकों को एक स्वच्छ हैदराबाद देना है, और हमारी दूसरी प्राथमिकता ये डायनेस्टी और फैमिली रूल पॉलिटिक्स को समाप्त करके लोकतंत्र को सही अर्थों में स्थापित करना है। हमें जो भूमिका मिलेगी हम उसको बहुत दृढ़ता के साथ पूरा करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क था भूपेंद्र यादव जी, चूंकि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में इतने हाई प्रोफाइल नेताओं का उतर जाना, अमित शाह जी का चला जाना वहां पर योगी आदित्यनाथ का चला जाना, और उस पर से अब ओवैसी की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े नेताओं को आपने उतारा, उसके बावजूद आप उनकी पार्टी का कोई नुकसान नहीं कर पाए। देखिए, लोकतंत्र में जनता की सेवा करने का रिस्क है, तो ऐसा रिस्क हम बार बार लेना चाहेंगे। लोकतंत्र में अगर निचले स्तर पर लोकतंत्र को ले जाना रिस्क हो, तो वो रिस्क भी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी, और अपने पंचायती राज और स्थानीय सुशासन को मजबूत करने के लिए स्वस्थ लोकतंत्र की हवा को बहाना हो तो हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए राजनीति मिशन है। और जहां तक बाकी पार्टियों का सवाल है, वो परिवारवादी, कम्युनल और करप्ट पार्टियां हैं। ऐसे में उनका हटना ये तेलंगाना के लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। बहुत सारे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम का रिश्ता है वो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि भले ही मंचों पर बहुत ज्यादा आप दोनों का टकराव हो, लेकिन एक तरह से जैसे कांग्रेस भी आप लोगों पर इल्जाम लगाती रही है और एआईएमआईएम पर खास करके वो बी टीम भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है। ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो फायदा दोनों पार्टियों का होता है जब भी आप लोग आमने सामने उतरते हैं चुनावों में। ये कहना गलत है। हमारी पार्टी व्यापक राजनीतिक सोच के ऊपर कार्य करती है।
हमारी पार्टी का एक व्यापक जनाधार और एक बड़ी सदस्यता है। हमारी पार्टी ने विभिन्न राज्यों में गवर्नेंस के मॉडल को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया है और इसलिए तुलना अपने आप में ही गलत है। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं तो तेलंगाना के चुनाव में भी कहा करता था कि एक तरफ टीआरएस है और दूसरी तरफ कांग्रेस वीआरएस पर है। तो लोगों को भी लगा है कि जो पार्टी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे चल रही है उसको छोड़ करके सशक्त विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन सकती है और इसलिए आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी व्यापक हुआ है और सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। भूपेंद्र यादव जी, हैदराबाद के इन लोकल चुनावों का नेशनल मैसेज आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से एक तो लोगों ने टीआरएस और एमआईएम को हराने के लिए वोट दिया है क्योंकि दोनों दलों का गठजोड़ होने के बावजूद भी उनको अपना अपना स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। दूसरा मेरा ये मानना है कि लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र की संस्थाएं मजबूती के साथ काम करनी चाहिए। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय विस्तार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी भारतीयों के लोकतांत्रिक स्वर को एक प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी है, ये उसका भी विस्तार हुआ है। यहां से आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ देख रहे हैं या बंगाल चुनावों की ओर? हम तो पूरे देश की सेवा का अवसर चाहते हैं, जनता हमको दे भी रही है और उसके लिए हम लगातार कार्य करते रहेंगे। भूपेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर आपको बधाई, चूंकि बहुत लंबा सफर आपने 4 से लेकर जो 40 पार गए हैं, बहुत बहुत बड़ा सफर आपने तय किया है। बहुत धन्यवाद। तो भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी थे हैदराबाद में, जो ये चुनाव चल रहे थे, बहुत सारे कटाक्ष हुए, बहुत सारी बातें कही गई थी भारतीय जनता पार्टी को कि इतने बड़े नेता वहां पर आखिर इन स्थानीय चुनावों के लिए क्यों पहुंच रहे हैं। लेकिन आप भूपेंद्र यादव की बातचीत से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल लक्ष्य है क्या। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावी नतीजे आज पूरे देश में चर्चा का विषय रहे। किसी शहर के नगर निकाय चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्व मिलते देखकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी। ये चुनाव इतना बड़ा क्यों और कैसे हो गया, ये आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पहले हैदराबाद निकाय चुनाव के अब तक के रुझानों को देख लीजिए। टीआरएस 58 सीटों पे आगे है, बीजेपी 47 सीट पे, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 43 सीटों पर। आज के नतीजों को अगर फिल्मी डायलॉग्स के लेंस से देखेंगे तो इस चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब खुश हैं और इनके लिए नतीजे में थोड़ी खुशी थोड़ा गम है। टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन पिछली बार से उसका स्कोर बहुत कम हो गया है। एआईएमआईएम ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस हिसाब से देखा जाए तो उसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। और बीजेपी ने इस चुनाव में पूरा जोर लगाया, उसे संपूर्ण विजय तो नहीं मिली, लेकिन उसे जो चाहिए था वो मिल गया। पार्टी 4 सीट से उठकर 40 सीट के पार पहुंच गई है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने फ्यूचर दक्षिण प्लान में जीत हासिल की है, यानी ये तीनों अपने अपने स्तर पर खुश हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी ने इस चुनाव को युद्ध स्तर पर लड़कर खुद को कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर वहां पेश किया है। अब जहां कांग्रेस मुख्य चैलेंजर थी, वहां बीजेपी आ चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाई वोल्टेज इलेक्शन का रिजल्ट आउट हो गया। किला टीआरएस का था, जमीन ओवैसी की, लेकिन इसके बावजूद सारा फोकस अपने नाम कर गई बीजेपी। मैजिक नंबर से भले ही बीजेपी पीछे है, लेकिन असल में बीजेपी हार कर भी बाजीगर रही। पहले निकाय चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार बड़े दखल के साथ हैदराबाद की जमीन पर पांव पसार लिया है। पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू हुई तो बीजेपी ने सबको चौंकाया। पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन मेन बैलेट की गिनती में टीआरएस की वापसी हुई। ओवैसी किंग मेकर के तौर पर उभर कर आए, यानी बीजेपी की इस हार में भी जीत है। दक्षिण के इस दुर्ग पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक उछाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि दक्षिण का दरवाजा भी खुल रहा है और ग्रेटर हैदराबाद भी भगवा रंग में रंग रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारा नेतृत्व ऐसा है कि सबको इस पे विश्वास है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता।
और तीसरी बात, जो आम जनता है, जो हमारी विचारधारा है एकजुटता की, उसके साथ खड़ी हुई है। देश में अब राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हो रहा है और हैदराबाद की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारा टारगेट तो असेंबली 2023 है, पार्लियामेंट 2024 है। हम फिर भी बहुत ही संतुष्ट है, हैप्पी है। हम सेलिब्रेट करेंगे और यही स्पीड को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे तेलंगाना भी जीतेंगे। बीजेपी अपना मेयर भले ना बना पाई हो, लेकिन उसके जोश, जुनून और उत्साह में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। पार्टी का झंडा हाथ में थामने की बेचैनी कार्यकर्ताओं में कितनी ज्यादा है और इसी के साथ सभी के चेहरे खिले हुए हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, भले ही हमारा मेयर नहीं बन पाए, लेकिन जिस तरह की चुनौती हमने इस बार पेश कर दी है टीआरएस के सामने, अब 2023 की तो हमारी जीत पक्की है। मतलब उत्साह इतना ज्यादा है कि अभी से वो अगले 3 सालों की बात कर रहे हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस थोड़े कम अंकों के साथ फिर टॉप पर रही। सत्ता में वापसी पर टीआरएस कार्यकर्ता जोश में थे। हैदराबाद हर तरफ गुलाबी रंग में पटा था। टीआरएस के नेता कुर्सी बचा ले जाने पर आज से पहले इतने खुश शायद ही रहे होंगे। अभी देखिए विक्ट्री साइंस आने लगे हैं, जय तेलंगाना की नारेबाजी शुरू हो गई और जहां भी देखें ये गुलाबी जो है पार्टी का कलर, चारों तरफ गुलाबी जो रंग है वो यहाँ पार्टी मुख्यालय में फैला हुआ है। बड़े बड़े डीजे का इंतजाम किया गया है, ट्रेडिशनल जो फोक्स हैं उनका भी इंतजाम किया गया है। नाच गाना, सेलिब्रेशन, मिठाइयाँ, आतिशबाजी, पूरी तरीके से तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है जीत के जश्न में डूब चुकी है। हैदराबाद गुलाबी रंग से पटा जरूर था, जश्न में कोई कमी नहीं थी, लेकिन टीआरएस के लिए राजनीतिक रंग पिछली बार जितने चटक नहीं थे। पिछली बार टीआरएस 99 सीटों के साथ बहुमत में थी, लेकिन अब उसे सत्ता के लिए साथी की जरूरत है। अकेले दम पर उसका निगम पर कब्जा बरकरार रखने का सपना टूट गया है। हालांकि टीआरएस का दावा है कि निकाय चुनाव में पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का राजनीतिक जलवा कायम है। इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में 1000 बातें कही जाती है, लेकिन काम ज्यादा लोग देखते हैं। और आज लोग, मुझे लगता है, डेवलपमेंट के बारे में बात ज्यादा करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट के बारे में एक भी बात नहीं बोला। बीजेपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हैदराबाद के बारे में वो क्या करेंगे। पर टीआरएस को लोग जानते हैं, टीआरएस तो हमेशा ही हैदराबाद के बारे में सोचती है, तो इसीलिए लोग टीआरएस के साथ खड़े, ऐसा मेरा मानना है। टीआरएस सत्ता में वापसी से खुश है तो हैदराबाद ने ओवैसी को भी निराश नहीं किया। हैदराबाद के गढ़ में उनकी पकड़ पहले से और मजबूत हुई। ओवैसी किंग मेकर के तौर पर उभर कर आए हैं। इनके चुनावी स्ट्राइक रेट का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 51 सीटों में चुनाव लड़ने वाले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 40 से ज्यादा सीटों पर मजबूत पकड़ बना ली है। पटना में मुस्लिमीन ने भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा वहाँ पे गाड़ा है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मेहदीपट्टनम की आवाम का, जिन्होंने सदर मजलिस की आवाज़ में लब्बैक कहा। इंशाअल्लाह हम आपके तवक्कुआत पे पुरजोर मेहनत करते हैं, आपके तवक्कुआत को उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बीजेपी ने ये लड़ाई अपने बल पर लड़ी। कहने को तो टीआरएस और ओवैसी भी अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन चुनावी बिसात पर इनके बीच लंबी दूरियां नहीं थी। टीआरएस ने सभी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं ओवैसी ने सिर्फ 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बीजेपी नेताओं की चुनावी सक्रियता के बाद से पूरी लड़ाई बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल की हो गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने टीआरएस और ओवैसी की राजनीतिक डील की तरफ इशारा किया था। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? एआईएमआईएम की स्थिति मजबूत हुई है। चुनाव सबसे आगे रहने के बावजूद टीआरएस ने जमीन खोई है, लेकिन बीजेपी हार कर भी जीतने वाले बाजीगर की तरह है। दक्षिण का जो दरवाजा बीजेपी ढूंढ रही थी वो उसे मिल गया है। बीजेपी ने एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉर में जीत दर्ज की है।
उसने कुछ खोया नहीं है बल्कि पाया ही पाया है। हैदराबाद से चित्रा त्रिपाठी के साथ अशोक पांडे, आज तक। सोच रहे होंगे कि हैदराबाद के निकाय चुनाव अचानक इतने बड़े कैसे हो गए। हैदराबाद 625 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस महानगर की जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। भारत के एक शहर के नगर निकाय चुनाव में आखिर ऐसा क्या खास है? अधिकतर उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर लड़ने वाली बीजेपी का पूरा फोकस तेलंगाना पर है। बीजेपी ने हैदराबाद के निकाय चुनाव को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण के लॉन्च पैड के रूप में देखा। खास बात यह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 150 वार्ड हैं, लेकिन ये 150 वार्ड तेलंगाना विधानसभा के 20% हिस्से को कवर करते हैं। यानी 119 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें और 17 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 7% वोट मिले थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 19.5% हो गए थे। इसमें बीजेपी को अवसर दिखाई दिया। बीजेपी ने यहां क्षेत्रीय पार्टियों से टक्कर लेकर अपने लिए दक्षिण का चुनावी तापमान चेक किया। बीजेपी के पास इस क्षेत्र से 2 विधायक और 4 सांसद हैं। एक फैक्टर यह भी है कि बीजेपी ने इस चुनाव को ज्यादा गंभीरता से लेकर दक्षिण भारत में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत किया। ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा बूस्टर है। बीजेपी के दक्षिण भारत वाले प्लान के लिए ये जरूरी है। टीआरएस ने एआईएमआईएम के समर्थन के बिना चुनाव लड़ा। वर्चस्व की लड़ाई दिलचस्प हो गई। 10 नवंबर को दुबक्का के उपचुनाव में टीआरएस बीजेपी से हार गई थी। टीआरएस ने अकेले दम पर क्षेत्रीय गणित को साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का घरेलू ग्राउंड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 150 सीटों में से करीब 50 पुराने शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में, जिसे एआईएमआईएम का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। तेलंगाना के बाहर ओवैसी की पार्टी अपने आप को तमाम चुनावों में मुस्लिम वोटर्स के लिए एक सशक्त विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। हाल ही में एआईएमआईएम ने बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती हैं। एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी हिस्सा लेगी। इसीलिए बीजेपी का प्लान ये रहा है कि एआईएमआईएम को एक खतरे की तरफ पेश करके हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट किया जाए। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में अमित शाह की पूजा अर्चना और हैदराबाद निकाय चुनाव के रिजल्ट में कोई संबंध हो या ना हो, लेकिन लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी के भाग्य का द्वार खुल गया है। पिछले चुनाव में महज 4 सीट जीतने वाली बीजेपी 40 की बढ़त के साथ हैदराबाद के गढ़ में सेंधमारी कर चुकी है। बीजेपी की स्ट्राइक रेट 2.6 से बढ़कर 26% से भी ज्यादा हो गई। ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली है। इसके पीछे सधी हुई रणनीति, अच्छा होमवर्क और दूरदर्शिता सब कुछ है। बीजेपी की इस कामयाबी के पीछे का गणित आपको भी समझना चाहिए। दरअसल पार्टी अध्यक्ष के तौर पर 2017 में अमित शाह ने लक्ष्य रखा था, बीजेपी को पंचायत से पार्लियामेंट तक ले जाना है। पिछले महीने तेलंगाना की बाग विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी। टीआरएस के कब्जे वाली सीट पर बीजेपी की जीत बहुत कुछ कह रही थी। इसके बाद तो पार्टी ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पूरी ताकत लगा दी। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। बीजेपी ने स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं को निकाय चुनावों के प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। यानी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने राष्ट्रवाद, अवैध प्रवासी, जिन्ना, वंशवाद की राजनीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मसलों को चुनाव अभियान का एजेंडा बना दिया। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों
हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो हम सबको तय करना है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाकर एक तीर से कई शिकार किए हैं। हैदराबाद के चुनाव नतीजों के मायने को डिकोड करें तो दक्षिण भारत में बीजेपी का दखल बढ़ेगा। बीजेपी ने यहां क्षेत्रीय पार्टियों से टक्कर लेकर अपने लिए दक्षिण का चुनावी तापमान चेक किया। कर्नाटक के अलावा बीजेपी दक्षिण भारत में कहीं भी फैसलों पर दखल रखने की हालत में नहीं है। बीजेपी का मकसद था तेलंगाना में पकड़ और मजबूत की जाए और टीआरएस के सामने बीजेपी ही प्रमुख चैलेंजर के तौर पर उभरे। बीजेपी के दक्षिण प्लान को ये सूट करता है। हैदराबाद निगम चुनावों से बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार की। इस चुनाव में जीत का सीधा मतलब ये है कि हैदराबाद निकाय चुनाव के क्षेत्र में आने वाले 24 विधानसभा सीट और 5 लोकसभा सीटों को सीधे प्रभावित करना। इस चुनाव में बीजेपी को हैदराबाद में राजनीतिक रूप से और सक्षम होने का अवसर दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। 4 से 40 सीटों पर पहुंचने का ये जो भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा रहा अपने आप में दक्षिण के दूसरे दुर्ग में, अब वो फतह इसी के जरिए 2023 के लिए करवाना चाहेगी। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जोश कैसे हाई है, मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जितने भी नेता सांसद आ रहे हैं सभी का वेलकम किया जा रहा है। आपको बता दें जिस तरह की पूरी ताकत बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर झोंकी थी, यकीनन उसका बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ उसे नजर आया। तेलंगाना में बीजेपी के विस्तार का सीधा मतलब है कांग्रेस का नुकसान। कांग्रेस पूरे प्रयास के बाद भी दुब्बाक सीट पर हुए उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी और हैदराबाद निगम चुनाव में कांग्रेस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बीजेपी को इसमें कांग्रेस की जगह छीनने का सही मौका दिख रहा है। प्रचार तो बिहार में बहुत तगड़ा किया था, वहां भी नहीं जीत पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया। आंध्र प्रदेश को इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी तेलंगाना मूवमेंट की, तो तेलंगाना वालों को तो कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। आंध्र प्रदेश ने वोट इसलिए नहीं किया कि आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया, और तेलंगाना वालों ने वोट क्यों नहीं किया ये भगवान जाने। आचार्य जी ने कहा तेलंगाना में हमें वोट क्यों नहीं मिला ये अब भगवान जाने। मगर देखिए 2014 से हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद 4 लोग छोड़ के चले गए क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट नहीं हुआ। फिर 2019 में हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर 4 लोग छोड़ के चले गए, इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये G23 कोई गैंग 23 है, उन्होंने चिट्ठी लिखा हमारे को अध्यक्ष दो, फिर उनके ऊपर नकेल कसा गया। अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भगवान जो आप करेंगे वही सही है। तो फिर हम लोग को गाली क्यों दे रहे हैं? आपको भगवान हरा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? इसमें संदेह नहीं है कि तेलंगाना अब बीजेपी की अगली प्रयोगशाला है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना को बीजेपी राजनीतिक रूप से दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ राज्य मानती है। 2018 विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 10% वोट मिले थे, वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 19% वोट मिले। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद तेजी से बीजेपी तेलंगाना में सक्रिय होती चली गई। लेकिन बीजेपी को अभी तेलंगाना में जीत के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। हैदराबाद में राजनीतिक बढ़त सीधा संदेश है कि टीआरएस के लिए आने वाले दिन चुनौती से भरे हुए हैं और बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीन पर अच्छी खबर इस ब्रेक के बाद, रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। अब वैक्सीन दूर नहीं है, भारत के वैक्सीन का टाइम आ गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ लोगों को राहत देने वाली कई बातें शेयर की। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। पीएम मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। पहले पीएम की वैक्सीन वाली बातों के हाइलाइट्स देखिए, फिर आपको बताएंगे कि पीएम जो कह रहे हैं उसके पीछे भारत की कितनी तैयारी। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है।
वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर है। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। जी, कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। अब प्रधानमंत्री आज सर्वदलीय बैठक में ये अच्छी खबर देने पहुंचे। पीएम मोदी ने घोषणा कर दी है कि वैक्सीन आने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में देश को वैक्सीन मिल जाएगा। इस घोषणा के साथ ही चुनौती का अगला चरण शुरू हो जाता है। मसलन वैक्सीन पहले किन लोगों को दिया जाएगा, वैक्सीन कैसे मिलेगी। सरकार ने इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस रिपोर्ट में आप सरकार के पूरे एक्शन प्लान का खाका समझ सकेंगे। The MHRA has formally authorized the Pfizer vaccine for COVID-19. पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की तैयारी में हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ रही दुनिया को पिछले 36 घंटे में एक के बाद एक खुशखबरियां मिली। बस कुछ हफ्तों में वैक्सीन का इंतजार खत्म हो जाएगा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने सरकार की पूरी रणनीति बताई, यानी वैक्सीन पहले किसको लगेगा, वैक्सीन का वितरण कैसे होगा, वैक्सीन की कीमत क्या होगी, वैक्सीन देने के लिए सरकार की तैयारियां क्या हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीन अभियान चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि सरकार ने वैक्सीन देने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन लगाने से लेकर उसकी स्टोरेज और वितरण तक हर मोर्चे पर सरकार मुस्तैद है। करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। फिर 27 करोड़ सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दी जाएगी। यानी अभी तुरंत 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का प्लान तैयार है। अच्छी बात यह है कि भारत के पास टीकाकरण के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क है। सरकार वैक्सीन अभियान के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। वैक्सीनेशन के लिए सही समय पर सटीक और सही जानकारी इस सॉफ्टवेयर से मिलेगी। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में वैक्सीन से जुड़े रिसर्च के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है।
ग्रुप में टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी? क्या ये मुफ्त में दी जाएगी या फिर इसके लिए पैसे देने होंगे? इन सवालों का जवाब भी आज प्रधानमंत्री ने दिया। सरकार वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्य सरकारों से चर्चा करेगी। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें सहभागिता होगी। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। वैक्सीन की कीमत तय होने के बाद सबसे बड़ा सवाल वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर है। 135 करोड़ वाले देश में इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसका हल निकालने की रणनीति भी बना ली है। भारत उन टॉप देशों में से एक है जिन्होंने 30 नवंबर तक वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज सुरक्षित कर ली है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने कोरोना वैक्सीन की 1.6 अरब खुराक हासिल कर ली है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्रेडिट सुइस के अनुमान के मुताबिक भारत को अपने वयस्क आबादी के अधिकांश हिस्से को टीकाकरण करने के लिए करीब 170 करोड़ डोज की जरूरत है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत खास तौर पर नोवावैक्स की वैक्सीन को सपोर्ट कर रहा है। भारत ने नोवावैक्स वैक्सीन की अधिकतम 100 करोड़ खुराक का प्रबंध किया है, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ पहले चरण के लिए 50 करोड़ डोज की डील हुई है, जबकि आगे कुल 100 करोड़ डोज का प्रबंध हो रहा है। इसके अलावा भारत ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की करीब 1 करोड़ डोज अपने लिए सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की है। हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं, उसमें अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर वैक्सीन के स्टोरेज की भी तैयारी करनी होगी। भारत में करीब 80,000 ऐसी कोल्ड स्टोरेज यूनिट हैं जिनका इस्तेमाल वैक्सीन की सप्लाई को स्टोर करने के लिए किया जाता है। भारत में पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 10 गुना बढ़ानी होगी। यानी अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की हरी झंडी का है। बाकी का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। लोगों को भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हर कोई अब इस वायरस से मुक्ति चाहता है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ ये भी देखिए कि सबसे ज्यादा डिमांड में कौन कौन सी वैक्सीन है। करीब 250 करोड़ डोज के साथ सबसे ज्यादा डिमांड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की है। इसके बाद नोवावैक्स 132 करोड़, सनोफी जीएसके 73 करोड़, फाइजर 65 करोड़ और मॉडर्ना 38 करोड़। रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी की 30 करोड़ डोज की खरीद की पुष्टि हुई है। ये सारे आंकड़े ड्यूक यूनिवर्सिटी ने ट्रैक किए हैं। जिस देश के पास जितना पैसा है वो उतनी ही ज्यादा वैक्सीन अपने लिए सुरक्षित करना चाहता है। ज्यादा आय वाले देशों ने अब तक अलग अलग वैक्सीन की 380 करोड़ डोज की खरीद कर ली है। मध्यम आय वाले देशों ने 82 करोड़ डोज सुरक्षित की हैं और निम्न मध्यम आय वाले देशों में अब तक 170 करोड़ से ज्यादा डोज खरीदे जाने की पुष्टि हुई है। इस मामले में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित कर ली है। वक्त है एक ब्रेक का, आप रहिए खबरदार। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95 लाख के पार पहुंच गया है। रिकवरी रेट में सुधार के साथ कुल एक्टिव मामलों में काफी कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 90,16,289 कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94.11% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 540 कोरोना मरीजों की जान गई। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,594 नए केस सामने आए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।